हे क्लास 10 के वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज की वीडियो रहने वाली है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप यहां से देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 दिन बचे रहते हैं। अब इन 30 से 40 दिन में क्या करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, कैसे स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना है। काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होते हैं कि यार ये कर लूं या ये नहीं करूं, ये कर सकता हूं या ये नहीं कर सकता हूं। सब कुछ होता है कि यार ये सैंपल पेपर करूं या पहले पीवाईक्यूज कर लूं। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे होते हैं। तो अगले 30 से 40 दिन में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सब कुछ आपको बताया जाएगा, है ना, इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि यार ये वीडियो कौन देखेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनका आधा भी नहीं हुआ है। तो यार सबके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होने वाली है। तो क्या मैं ये वीडियो देखूं, आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यार ये वीडियो 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है ना, 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए बनी हुई है। तो आप अपना कैटेगरीज देख के वीडियो छोड़ सकते हैं, है ना। नंबर 1 ये किन कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिन्हें हम बुलाएंगे एस अचीवर्स। नंबर 2 ये उन कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका सिलेबस आधा हुआ है, जिन्हें हम हाफ से हसलर्स कहेंगे। एंड नंबर 3 ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिनका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिनको कुछ भी नहीं पता कि यार अब यहां से क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि जितना कुछ भी ट्राई किया, जितनी भी स्ट्रेटजीज लगाई, सब व्यर्थ गई है ना। हमारे नंबर आए ही नहीं है ना। हमारे हर एग्जाम में हमारे नंबर कम आ रखे हैं, हम फेल हो रखे हैं। तो ये वीडियो रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्हें हम कहेंगे लास्ट मिनट लेजेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस अचीवर, यानी कि उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो यार मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतनी मेहनत की है, अपना सारा काम टाइम पे किया है, अपनी सारी जो मेहनत है जिस तरीके से करनी चाहिए, हर काम को जब एग्जीक्यूट करना चाहिए तब आपने किया है, तो उसके लिए वेल एंड गुड। बट अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए आपका अभी नंबर 1 प्रायोरिटी रहना चाहिए रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपके जो वीक एरियाज है उन वीक एरियाज को इंप्रूव कीजिए ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सके। अब यहां पर मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नंबर 1 रिवीजन में ज्यादा टाइम दीजिए। देखिए रिवीजन करना कैसे है, सबसे पहले आपके जो नोट्स है उन नोट्स को बार बार पढ़ते जाइए, उनको कंसाइज करते जाइए। एंड नोट्स पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं। देखिए पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको उस चैप्टर की रेलेवेंसी, उस टॉपिक की रेलेवेंसी के साथ आपको अवगत कराते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पिछले 5-10 सालों में ये टॉपिक में से कितने सवाल पूछे गए हैं, किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, मुझे इसमें कितना टाइम देना है, सब कुछ आपको तब पता चल जाता है जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो पीवाईक्यूज इज मस्ट। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि अब तक यार मैंने इतने सारे एग्जाम दिए होंगे, मैंने मेरे स्कूल में एग्जाम दिए होंगे, मैंने मेरे कोचिंग में एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पर मैं किन एरियाज में स्ट्रगल कर रहा था, तो उन एरियाज में ज्यादा आपको टाइम देना है ताकि आप अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर सकें। नंबर 3 आपको मॉक टेस्ट देना है। बट यार ये मॉक टेस्ट ऐसे वैसे नहीं देना है, ये मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर एकदम एग्जाम में जैसे बैठ के देते हैं ना वैसे ही देना है। बट यहां पर एक चेंज है, यहां पर एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि आप अपना टोटल टाइम लिमिट 3 घंटे लेकर नहीं चलेंगे, आप 2.5 घंटे में अपने मॉक टेस्ट को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यही उठता है ना कि 2.5 घंटे में ही क्यों। यार देखिए आपका हमेशा एक मेन प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का भी रहता है एग्जाम में। तो अगर अभी से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं 2.5 घंटे में पेपर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आपको वो आधा घंटा एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम में, ताकि कुछ क्वेश्चन अगर हार्ड आ गए, आप कहीं पे फंस गए, है ना, ऐसा होता है कि ब्लैकआउट हो जाते हैं पेपर में, तो ये आधा घंटा आपको हेल्प करेगा उन सिचुएशंस में, या फिर ये आधा घंटा आपको बाद में रिविजन में हेल्प करेगा कि यार देख लेता हूं जो लिखा है सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यानी कि काफी क्रूशियल रह जाएगा अगर आप ये 2.5 घंटे में मॉक पेपर्स को सॉल्व करते हैं ना, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि यार एग्जाम में आपके पास है 10, 15 या 20 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे होंगे। तो आप इस तरीके से अगर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, आप अपने आप को एक बेटर चांस दे रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम में कि आप अच्छे तरीके से पेपर को लिख दे, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ एग्जीक्यूट करें। इससे मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि रहेगा आपको आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। देखिए ऐसा भी होगा कि आपकी राइटिंग अच्छी होगी, ऐसा भी हो सकता है कि आप
आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। देखिए अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो सिर्फ आपको स्पेसिंग्स पे ध्यान देना है कि 2 आंसर्स के बीच में स्पेस दे दिया, दैट्स इनफ है ना। लाइन खींच पार्टीशन कर दिया, डायग्राम क्लीनली बना रहे हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जा रही है तो आप एक ही सिंगल लाइन से कट कर रहे हैं। बट अगर आपकी राइटिंग खराब है तो इन चीजों पे तो आप ध्यान दोगे ही दोगे। थोड़ा सा ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, अब से राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे और ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे ताकि वो रीडेबल हो, है ना। अलग अलग लोगों से आप पढ़वा के पूछिए कि क्या आपको ये राइटिंग समझ में आ रही है, उसमें आप कितना इंप्रूव कर सकते हैं ना। अपने दिन का कुछ टाइम आप लिखते रहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी राइटिंग इंप्रूव रहे, है ना। अगर राइटिंग बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो रही है तो थोड़ी वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देन आप क्या कर सकते हैं, वर्ड्स के बीच में थोड़ी स्पेसिंग लिख सकते हैं एंड वर्ड्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा होता है ना किसी का आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वर्ड्स का अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में रखिएगा, है ना। वर्ड्स के बीच में इनफ स्पेसिंग दीजिएगा, हर क्वेश्चन आंसर्स के हर क्वेश्चंस के बीच में, हर 2 क्वेश्चंस के बीच में इनफ स्पेस दीजिए, 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, है ना। अगर आपका कोई चीज गलत हो जा रहा है ना, तो आप वहां सिंगल कट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं पहले माइंड में, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप पहले माइंड में ही सोच लीजिए आपको लिखना क्या है। क्योंकि होता क्या है, एक तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ऊपर से और अगर आप गलतियां करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन का कबाड़ा हो जाता है और नंबर्स वहां पे डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए पहले माइंड में अपने आप से पूछ लीजिए मुझे लिखना क्या है। वंस यू आर श्योर तभी अपने पेन को उठाइएगा, है ना। पहले इसका इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए। चलिए ये तो हो गया एस अचीवर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हाफ वे हसलर्स के बारे में। हाफ वे हसलर्स यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है ना। तो यार आप लोग कौन सी स्ट्रेटजी यूज करोगे, आप यूज करोगे 60-40 रूल। अभी 60-40 रूल क्या होता है, 60-40 रूल यानी कि देखिए अभी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट स्कूल्स तो जा नहीं रहे होंगे, यानी कि कम से कम आपके पास 13-14 घंटे बच रहे होंगे। उस 13-14 घंटे में 60 पोर्शन ऑफ टाइम आप अपना जो सिलेबस बाकी है उसको कंप्लीट करने में लगा रहे होंगे और बाकी जो बचा 40% टाइम है वो 40% टाइम अपने जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उन टॉपिक को, उन कंसेप्ट्स को, उन चैप्टर्स को शॉर्ट करने में लगा रहे होंगे। अब यार सबसे पहले बात करते हैं कि आप सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। जो 60% बाकी रह गया है उनकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए आपको डिपेंडेंट रहना है एनसीईआरटी के ऊपर एंड देन आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। लेकिन एनसीईआरटी आप उन्हीं चैप्टर्स की कीजिए जो आपको आती है ना, तो डायरेक्टली आप एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। एनसीईआरटी रीड कीजिए, मैथ्स है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए, है ना। और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट है वहां आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में, उन्हीं टॉपिक्स के लिए जो आपको लगता है कि यार ये मैं इजिली समझ जाऊंगा, जो आपको आते हैं और जो आपके बाकी हैं उनके लिए आप डायरेक्ट एनसीईआरटी रीड कीजिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आप वन शॉट देख सकते हैं। शॉट देखने के बाद आपको एक बार चैप्टर जब समझ में आ जाता है देन उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, उसके एक्सरसाइज कीजिए, देन पीवाईक्यूज कीजिए। यहां पर एक नोट है, अगर आपको चीजें आती हैं वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, अपने टाइम को बचाइए, उस टाइम को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, समझ ही नहीं आ रहा, तब जाके आप उसे वन शॉट देखिए, तब जाके आप एनसीईआरटी की बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग कीजिए, 2 बार रीड कीजिए। जी हाँ, आपको वहां एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, है ना। जब हम किसी चीज को टाइम दे रहे हैं तो उतना टाइम देना है जितनी उसकी डिमांड है, उससे कम देंगे तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है पूरे तरीके से उसको कीजिए। तो अगर आपको कोई चीज नहीं आती है वन शॉट देखिए, 2 बार रीडिंग कीजिए, अगर एक बार इनफ नहीं हो रहा है देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए, देन पीवाईक्यूज लगाइए। अगर आपको वो चीज आती है देन डायरेक्टली एनसीईआरटी पे जंप कीजिए, एक बार रीड कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। ये तो हो गया कि आप 60% ऑफ टाइम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे। अब बात करते हैं वो जो 40% जहां आपका सिलेबस हो चुका है उसे कैसे शॉर्ट करेंगे। मैं बार बार फोकस जिस पे कर रहा हूं ना वो फोकस कर रहा हूं कि यार आप पीवाईक्यूज पे ज्यादा एम्फेसिस कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको बता रहे होंगे कि यार इस टॉपिक से ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। आप एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं, देन पीवाईक्यूज कर सकते हैं एंड देन और आप क्या कर सकते हैं कि आप सैंपल पेपर्स लेके बैठिए, है ना। आप उन चैप्टर्स को कर लीजिए जो आपका हो चुका है ना, जो आपका शॉर्ट है उनके लिए आप सैंपल पेपर्स में से जो क्वेश्चन है वो सैंपल पेपर्स में से वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपको उन चैप्टर्स की और अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि यार सीबीएसई किस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन
पूछ सकती है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि आप अपने 60% टाइम को यूटिलाइज कैसे करेंगे। ये भी चीज क्लियर हो गई आप अपने 40% टाइम को यूटिलाइज कैसे करेंगे। देखिए आपको भी एक चीज ध्यान में रखनी है, इन बच्चों को हाफ हसलर्स की बात कर रहा हूं कि यार अब तक आपने क्या मिस्टेक की थी, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आपका वीक एरिया क्या है, उस वीक एरिया के लिए आपको क्या करना है, उस पर भी ज्यादा टाइम देना है। अगर आप अपने वीक एरियाज को इंप्रोवाइज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे। अब बात करते हैं लास्ट मिनट लेजेंड्स की। देखिए ये लेजेंड्स तो हैं ही, लेकिन इन बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपके लिए पहले कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी से नहीं है। आपकी लड़ाई ना सिलेबस से है, आपकी लड़ाई ना करिकुलम से है, आपकी लड़ाई ना सीबीएसई से है, आपकी लड़ाई ना एसएसटी से है, ना मैथ से है, ना ट्रिग्नो से है, ना पॉलिनोमियल से है, किसी से नहीं है। आपका जो मेन दिक्कत है वो आप खुद हो। आपके अंदर से एक आवाज आती है जब भी पढ़ने बैठते हो कि यार छोड़ अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे, यार मजा नहीं आ रही है ना। यहाँ पर मैं कोई कपिल शर्मा का शो देख नहीं रहा हूँ कि मुझे मजा आएगी, है ना। हर चीज मजे के लिए की भी नहीं जाती, कुछ चीज नेसेसिटी होती है जिसको करना ही होता है, तो आपको ये चीज समझनी होगी। तो पहले जो आपके अंदर से आवाज आ रही है कि बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, पहले अगर आप उससे लड़ सकते हो, अगर आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि अगले 30-40 दिन आप वो करोगे जो पीछे पूरे साल भर आपने नहीं किया, तब जाके आप ये आगे की स्ट्रेटजी सुनिएगा, वरना आप वीडियो स्किप कर सकते हो, है ना। वरना होगा क्या, मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप बोलोगे कि ठीक है हाँ हम तो कर लेंगे, एंड जब एप्लीकेशन की बारी आएगी, जब अप्लाई करना होगा, आप फिर वैसे ही करोगे जो पूरा साल भर किया है। एंड ये बहुत मुश्किल है, एक चीज याद रखना, ये बहुत मुश्किल है कि पूरे साल भर आपने मेहनत नहीं की है, अब वो पूरे साल भर की मेहनत अगले 30 दिन में करनी है। आसान नहीं रहने वाला है, बहुत मुश्किल रहने वाला है, बहुत चैलेंजेस रहेंगी, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन अगर आप तैयार हो उस लक्ष्य को पाने के लिए तो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है ना। इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, बट आपको अपनी हर उस आवाज को हराना होगा जो कह रहा है कि यार नहीं होगी, है ना। जो कह रहा है कि नहीं होगा उससे आपको लड़ना पड़ेगा। जब आपके अंदर से थॉट आ रहा है, आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन आना होगा कि यार आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब इस तरीके से आप सिचुएशंस को आगे लेके जाएंगे ना, सिचुएशन को डील करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाएंगे, तब कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत इंप्रोवाइज हो रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से जो जंग लड़नी है वो लड़ोगे। अगर आप यहां से श्योर हो कि नहीं मुझे करना है, मैं ये सारी सिचुएशन को फेस कर सकता हूं, तब आते हैं आपकी स्ट्रेटजीज के लिए। देखिए आप फॉलो करेंगे 666 रूल। क्या होता है ये 666 रूल? देखिए हम अभी पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागेंगे, हम पहले 6 चैप्टर्स मैथ्स के, 6 चैप्टर साइंस के, 6 चैप्टर एसएसटी के, अगले 10 दिन 12 दिन जितना टाइम लगता है, इनको सबसे पहले शॉर्ट करेंगे कि इनसे एक क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आता है, वो एक क्वेश्चन में नहीं छोड़ने वाला। वो कहीं से भी आ जाए, वो एग्जाम्पलर का हो, वो पीवाईक्यू का हो, वो सैंपल पेपर का हो, इन टॉपिक से, इन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो मैं नहीं छोड़ने वाला। उसके लिए मैं जितनी मेहनत करनी है मैं करूंगा अगले 10-12 दिन। सबसे पहले मेरे को ये 6 चैप्टर, 6 मैथ, 6 साइंस, 6 एसएसटी, मैं इन्हें शॉर्ट करूंगा। अब सबसे पहले बात आती है कि रिलाई किस पे करे, क्या रिसोर्स ले, मैं डायरेक्ट सैंपल पेपर कर लूं, मैं पीवाईक्यू कर लूं। देखिए बिना कंसेप्ट पता हुए सैंपल पेपर सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, डायरेक्ट उसे याद करना, ये तो बेवकूफी होती है। तो आप रिलाई किस पे करोगे? सबसे पहले आप इन 6 चैप्टर्स की वन शॉट देखिए। वन शॉट देखने के तुरंत बाद एनसीईआरटी की रीड लगाइए एंड देन पीवाईक्यूज इंस्टेंटली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, पहले आप शॉर्ट हो जाओ इन 6 चैप्टर्स के साथ। जब आप इन 6 चैप्टर्स के साथ शॉर्ट हो जाते हो, आप सैंपल पेपर्स में इन चैप्टर्स की क्वेश्चन लगाते हो और आपको लगता है कि यार नहीं अब ये मुझसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। आपको लग रहा होगा यार चीजें अब अचीवेबल है और यहां से आप गेम बदल सकते हो। और उसके बाद जब ये आपका 666 रूल फॉलो हो जाता है ना, उसके बाद आपको प्लान बनाना है कि अगले बचे हुए दिनों में अगले चैप्टर्स को किस तरीके से करना है ना। हमारे पास फिर भी 12 से 18 दिन बचेंगे, तो बाकी की चीजों को किस तरीके से करना है वो एक प्लान होना चाहिए कि हम अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि हम रिवीजन भी कर रहे हैं एंड हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट भी कर रहे होंगे। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा राइटिंग प्रैक्टिस पे, क्योंकि आपकी अब तक की सबसे बड़ी कामचोरी है कि आप चीजों को लिखते नहीं है। हम याद तो कर लेते हैं लेकिन जब लिखने जाते हैं ना तो समझ नहीं आता क्या लिखें, क्यों? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। तो राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैथ्स को देख के नहीं इसमें ये होगा इसमें ये होगा, ऐसे नहीं होती यार मैथ्स की तैयारी। साइंस में ऐसा नहीं कि आपने से सोच लिया कि अच्छा किडनी का ये फंक्शन है, नेफ्रॉन का ये फंक्शन है, नेफ्रॉन का ड्राइंग ऐसे जाके ऐसे होगा, हार्ट में ना डबल सर्कुलेशन का डायग्राम ऐसे होगा, रिफ्लेक्स आर्क ना मैं यूं बनाऊंगा। अगर तुम डायग्राम भी हवा में बना रहे हो, यू कांट एबल टू एग्जीक्यूट। एग्जाम के टाइम पे आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए।
डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, फिगर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, हर क्वेश्चंस लेके बैठिए कि यार इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अगर आपने बचे हुए दिनों में दबा के राइटिंग प्रैक्टिस की है ना, दबा के आपने पहले वो 666 रूल फॉलो कर लिया है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपने जो बचा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है, आई कैन बेट यू कि उसके बाद आपके नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ना आपकी वो सोच रोक सकती है, ना आपकी पड़ोसी रोक सकते हैं, ना वो आवाज रोक सकती है कि यार आपसे नहीं होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगले ये 30 दिन। इन 30 दिनों में इतनी मेहनत करो, चाहे वो एस अचीवर्स हो, चाहे वो हाफ हसलर्स हो, चाहे वो लास्ट मिनट लेजेंड्स हो, इतनी मेहनत करो यार, है ना, कि वो जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए, किसी का 80 होगा, किसी का 95 होगा, किसी का 98 होगा, जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे हो वो आप अचीव कर सको, है ना। बट अगले कुछ दिनों में कुछ कॉमन मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कुछ कॉमन मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि यार ये चीजें तो मत ही करो। सबसे पहला यार कि ना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अब डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहेंगे? पहले तो आपका एक स्टडी स्पेस बना लो यार, प्रॉपर टेबल लेकर बैठना है। ऐसा नहीं कि मैं लेट के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लेट के पढ़ने के बाद फिर वो लेटा ही रह जाता है ना। बट कुछ बच्चे होते हैं जो लेट के भी अच्छा पढ़ पाते हैं। इनफैक्ट मैं मेरी बात करूंगा, मैं हमेशा लेट के ही पढ़ता था, बट मैं सोता नहीं था, है ना, ये कंडीशन अप्लाइड रहती है। तो अगर आप लेट के सो नहीं रहे हो तो आप लेट के पढ़ लीजिए, वरना तो यार आप चेयर टेबल पे बैठिए, दैट इज गुड। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए अपने मोबाइल को दूर रखिए, है ना, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिवेट कर लीजिए, एक यूट्यूब रहना चाहिए, है ना, उसके अलावा बाकी सारी चीजें साइड कर दीजिए, है ना। ब्राइटनेस को एकदम कम कर दीजिए ताकि स्क्रीन देखने का ही मन ना करे, है ना। जब ब्राइटनेस प्रॉपर रहती है, हम स्क्रीन अच्छे से यूज करते हैं, ब्राइटनेस कम रहती है तो स्क्रीन देखने का मन नहीं करता, तो ब्राइटनेस को लो कर लीजिए। बाकी सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है यार, जब पढ़ रहे होते हैं इंस्टाग्राम से मैसेज आ रहा है ना। आजकल तो जोमेटो स्विगी वाले भी एकदम अतरंगी अतरंगी मैसेज देते हैं, फिर उसको देखने के लिए मोबाइल उठाता है और फिर मोबाइल में टाइम चला जाता है। तो इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, है ना, जोमेटो स्विगी पेटीएम जो भी ऐप्स आपके मोबाइल में, सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए। एंड इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे, अगले 30 दिन में ग्राइंड करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, 100% एफर्ट डाल रहे होंगे, तो रिजल्ट वही होगा जो आपने सोचा है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका कमबैक बहुत बढ़िया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।